सभी को नमस्कार। बहुब्री समास कल हमने प्रारंभ किया था और उस बहुब्री समास के अंतर्गत जो कल हमने दो तरह के बहुब्री समास के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, उसके आगे जो मुख्य बहुब्री समास का जो भेद होता है, समानाधिकरण बहुब्री होता है और 90% से ज़्यादा उदाहरण समानाधिकरण बहुब्री के ही पाए जाते हैं। बाकी 10% में पूरे 3 प्रकार के भेद हैं, जिसमें 2 भेदों पर हम पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे। तीसरा भेद जो था व्यधिकरण बहुब्री, उसके कुछ उदाहरण हमने पढ़े थे और आज हम समानाधिकरण बहुब्री पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कल को एक बार मैं वापस दोहरान करता हूँ थोड़ा सा। कल हमने एक तो तुल्य योग बहुब्री के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में केवल 2 बातें हमें याद रखनी है। अगर किसी समस्त पद का प्रथम पद स या सह हो और उसके पश्चात दूसरा पद जुड़ करके कोई समास होता है, तो वहां 2 ही समास हो सकते हैं, या तो वो अव्ययीभाव होता है या फिर बहुब्री होता है। अव्ययीभाव और बहुब्री में बहुत बड़ा अंतर है। स्थिति एक जैसी दोनों में स मिलेगा, तो वहां आकर के हम ये देखेंगे या तो अव्ययीभाव या बहुब्री। अब अव्ययीभाव की तो एक लिमिट है। अव्ययीभाव के अंतर्गत लास्ट में उसको नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, एक अव्यय के रूप में। इसलिए वहां 3-4 स्थितियां हमको पद के अंत में दिखाई देती। या तो वो अम के रूप में वो पद समाप्त होता है, या फिर उसके पश्चात ह्रस्व स्वर विसर्ग रहित प्रयोग किए जाते हैं, तब अव्ययीभाव की पहचान। इससे विपरीत जितने भी स्थितियां आएगी, वहां सब जगह आपको अपना बहुब्री उत्तर भरना है। जैसे सहरी में विसर्ग आ जाता है, इसका मतलब बहुब्री है, और सहरी में अगर विसर्ग नहीं आता है, इसका मतलब अव्ययीभाव है। तो इस तरीके से मैं समझता हूं कि स वाला समास आप कभी गलत नहीं करेंगे। स के रूप में आपको इस तरीके से उत्तर भरना है आपका, या तो वो अव्ययीभाव के रूप में होगा या फिर वो आपका बहुब्री समास के रूप में होगा। लेकिन जहां दीर्घ मात्राएं, इस तरह की स्थितियां, वहां निश्चित रूप से आप बहुब्री समास भरते हैं। अब देखिए आगे, समानाधिकरण बहुब्री को हम ले रहे हैं आज, और उसमें कुछ विशेष बातें जिसमें ये देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि इसके विग्रह में हम क्या भरें, उसको थोड़ा सा इस तरीके से समझें तो निश्चित रूप से हम बहुब्री समास का विग्रह भी कर सकेंगे। क्योंकि विग्रह में बड़ी दिक्कत ये आती है कि कभी कभी ये देखते हैं कि ये यस्य से क्यों आ गया, येन से क्यों आ गया, यम से क्यों आ गया। तो उसको हम सबसे पहले ले रहे हैं आज, और उसके बाद उससे संबंधित जो अन्य उदाहरण होंगे उसके पश्चात लेंगे। तो सबसे पहले देखो, बहुब्री समास का जो समानाधिकरण का विग्रह है, उसमें हमको इस तरीके से याद रखना है कि यहाँ ये सब जो पद हैं वो प्रथमा और प्रथमा के रूप में रहेंगे। यहां हम द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की कोई सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और यहां प्रथमा होगा, ये यत शब्द का रूप होगा इस जगह पर, और उसमें हमको ये चेंज करना है। यही परिवर्तन करना है बहुब्री समास के उदाहरणों में। बाकी ये निश्चित कर लो कि जो आप पढ़ चुके हो उनके अलावा अधिकांश उदाहरण समानाधिकरण बहुब्री के हैं। तो जैसे ही बहुब्री नाम आता है, आप समझ लें कि वहां हमको ये 3 स्थानों पर प्रथमा विभक्ति भरनी है। अब प्रथमा विभक्ति का वचन कोई सा भी हो सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो शब्द कौन से वचन का है। तो यहां पर विशेष ध्यान देना है, और इसको समझने के लिए ये तरीका है। ध्यान से देखिए। अब हम इस जगह पर द्वितीया भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 6 विभक्तियां हम यहां कर सकते हैं। यहां प्रथमा नहीं होगी, क्योंकि प्रथमा होने पर फिर सब प्रथमांत हो जाएंगे। इसलिए याद रखो कि कब हमको ये भरना है, कब हमको ये भरना है, और कब हमको यस्मई से भरना है। किस स्थिति में हम यस्मात् से भरेंगे और कहां हमको यस्य से की स्थिति मिलती है, किस जगह पर हमको यस्मिन से मिलता है। देखिए, एक बार इस तरह का ही प्रश्न पूछा गया था कि बताइए, उद्धृत ओदना में
उद्धृत ओदना का विग्रह क्या होगा। तो जब विग्रह आता है तब बहुब्री समास में थोड़ी कठिनाई नजर आती है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा समझ लोगे तो आप वो विग्रह भी कर सकोगे। इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें कि ये कब आते हैं, इसको लिमिट से ही हम पूरा कर देंगे, यानी एक बहुत सीमित उत्तर के रूप में हम इनको पहचान लेंगे। कैसे? जैसे देखिए, सबसे पहले हमको यम से भरना है। अब यम से का मतलब यह है कि वहां स्त्रीलिंग भी हो सकता है, याम भी हो सकता है अगर स्त्रीलिंग है तो, और यहां पर से की जगह सा भी है अगर वो शब्द स्त्रीलिंग है तो। जैसे देखिए, एक मैंने उदाहरण लिखा, ये प्राप्तोदकः, इस तरह का उदाहरण बना। अब ये पूछा गया कि प्राप्तोदकः में समास क्या है, तो यहां एक कठिन सा प्रश्न है ये, क्योंकि हमने तत्पुरुष समास में भी ये पढ़ा था कि प्राप्त और आपन के साथ द्वितीय तत्पुरुष होता है, लेकिन वो प्राप्त और आपन उत्तर पद में होना चाहिए। लेकिन आगे एक और सूत्र बनाया पाणिनि ने, प्राप्तापन्ने च द्वितीया, और उसके अनुसार हम प्राप्त और आपन दोनों तरफ हो सकता है, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो सूत्र के आधार पर हम उसको द्वितीय तत्पुरुष भी भर सकते हैं, जिसमें प्राप्त पहले भी आए अथवा बाद में। लेकिन अब जब स्थिति इस तरह की है कि यहां अन्य पद प्रधान के रूप में कोई आ रहा है, तब वहां उसको हमको बहुब्री ही भरना है। उस उदाहरण के लिए आप याद रखें कि जिस उदाहरण को आधार बना करके वो सूत्र लिया गया था, उस उदाहरण को तो वही राइट करना है। जैसे वहां पूछा था जीविका प्राप्त है या प्राप्त जीविका है, तो प्राप्त जीविका को उस सूत्र का उदाहरण बनाया, इसलिए वहां बहुब्री जैसी स्थिति नजर आने पर भी आपको उसमें तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष ही भरना है, क्योंकि वहां उस सूत्र का उसको उदाहरण बनाया गया है। लेकिन अब इस तरह के जो पद हैं जहां अन्य पद प्रदान हैं, जिसमें यह कहा गया कि प्राप्तोदक में क्या विग्रह होगा, तो विग्रह किया इसका प्राप्तम उदकम यम से। देखो ध्यान से, उदके के पश्चात अकारांत विसर्ग है, इसका मतलब यहां से आएगा। अगर यहां आकारांत हो, बिना विसर्ग का हो, तब आपको सा लिखना है। जैसे ही ये सा होगा, इधर वाला भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। इसलिए याद रखो कि दोनों शब्द ये या तो पुल्लिंग में होंगे या स्त्रीलिंग में होंगे या नपुंसकलिंग में होंगे। तो ऐसी स्थिति में याद रखें कि ये जो उत्तर पद का जो पश्चात है विसर्ग आदि आ, वो आपको इसमें मदद करेगा कि क्या आएगा। यहां जो आप लिख रहे हो उसमें ये याद रखना है कि दोनों पद में से हमको बाद वाला जो पद है उसका थोड़ा सा ये याद रखें कि उसमें वो शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग। जो शब्द जिस तरह का है, अगर वो पुल्लिंग है तो उसको पुल्लिंग में ही लिखा जाएगा, अगर वो स्त्रीलिंग है तो उसको स्त्रीलिंग में ही लिखा जाएगा। विभक्ति में अब सोच विचार करने की जरूरत नहीं कि कोई पूछे कि बताओ उदकम में कौन सी विभक्ति, तो हमारा दिमाग रहता है कि मैं है, इसमें द्वितीया भी हो सकती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट हो जाए आप कि इनमें प्रथमा ही, क्योंकि यहाँ हमने एक लाइन लिखी है ना, फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट में फर्स्ट, तो ये प्रथमा ही कहलाएंगे। यानी इसका मतलब समझ जाओ ये नपुंसकलिंग है और इनके पश्चात में आ रहा है। इस तरीके से हमको विग्रह करना है। अगर इसको मैं प्राप्तोदका कर देता हूं तो प्राप्तम उदकम याम सा, प्राप्त हो गया है उदक जिसको, ऐसी वह, और जिसको ऐसा वह। ये पुल्लिंग तो ये भी पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग तो ये भी स्त्रीलिंग। इसलिए याद रखो अगर यहां आ है तो आपको सा लिखना है और इधर वाले को भी स्त्रीलिंग करना है। एक है, जैसे एक लिखा आपन्न दुख है। अब विग्रह करेंगे आपन्नम, आपन्नम दुखम यम से।
प्राप्तोदक है, आपन्न दुख है, प्राप्तानंद है, प्राप्त है आनंद है, यम से प्राप्त हो गया है जिसको आनंद। तो पहला चरण समाप्त विभक्ति का। यहां यह निश्चित कर लो कि अगर कोई बहुब्री समास की पहचान में आया और उसका पहला पद प्राप्त और आपन्न जिनके साथ द्वितीया आती है उनका प्रयोग अगर हुआ प्रथम पद के रूप में, तब आपको ये यम द्वितीया विभक्ति भरनी है। इसका समाधान ऐसे करेंगे आप। मुश्किल से 2-2, 3-3 ऐसे उदाहरण शब्द याद रख रहे हैं जिसके आधार पर आपका ये उत्तर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखो, यहां ये याद रखो कि एक तो ये और एक ये, इसके उदाहरण सबसे ज्यादा होते हैं। तो इससे पहले इनको पढ़ो जिनके उदाहरण कम होते हैं। तो यम से का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल। ये याद रखें, प्राप्तापन की स्थिति जब प्रथम पद के रूप में हो और बहुब्री समास मिले तब आपको यम भरना है। इसके बाद अब मैं यस्मई पर आता हूं। यस्मई से कब आएगा? जहां पर इस तरह का कोई शब्द होगा, जैसे मैंने लिखा है कि ये देखिए, दत्त भोजनय। पूछा गया कि ये समास कौन सा है? कितना सरल उत्तर है। 2 पहचान है इसके अंतर्गत। पहली पहचान कि लास्ट में जो भोजन शब्द है वो ल्युट प्रत्यांत है, और ल्युट प्रत्यांत शब्द हमेशा नपुंसकलिंग अनम होता है, भोजनम होता है। और उस भोजनम की जगह हमने भोजने लिखा है, तो समझ जाओ ये बहुब्री समास है। इससे भी पहचान कर सकते हो आप। और यहां भी पहचान का तरीका है कि तय प्रत्यांत शब्द प्रथम पद के रूप में आते हैं तो अधिकांशतः वहां बहुब्री समास किया जाएगा। बाद में आता है तो तत्पुरुष। इस पर भी आप पूरा ध्यान रखें। कभी कभी इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स समास के सही उत्तर तक हमको ले जाती है, और समास के सही उत्तर तक अगर हम पहुंच गए और हमारा वो राइट हो गया तो हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये पुनीत कार्य जो हम जिसको पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसकी सफलता हमको मिलेगी और हम खुश होंगे कि हमको ये जो पढ़ा गया था उस पर हमने इसको राइट किया और इस तरीके से किया। बहुत खुशी होती है जब वो क्वेश्चन राइट निकलता है। तो दत्त भोजन है, क्या विग्रह करेंगे? दत्तम। अब देखिए, भोजन शब्द नप, यहां इसको जरूर फोकस रखें आप कि ये जो समस्त पद दे रखा है इसका मतलब ये विसर्ग और ए है, इसका मतलब यहां से आएगा लास्ट में। दूसरा, अब देखो, अब जब विग्रह करते हैं ये पद कैसे आते हैं? आएगी प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा में थोड़ा ध्यान रख लें कि भोजन शब्द क्या होता है। भोजन शब्द नपुंसकलिंग है तो प्रथमा में क्या बनता है? भोजनम बनता है, इसलिए इसको हम भोजनम। जब ये राइट हो गया हमारा कि ये आएगा, तो फिर ये भी राइट हो गया। इसको भी ऐसा कैसा लिखना है? वहां मैं है तो इसको भी मैं करना है, यानी वो नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग है। कुछ नपुंसकलिंग ऐसे होते हैं जिनमें विसर्ग आता है, तो वहां विसर्ग आने पर नपुंसकलिंग, इनमें फिर मैं का ही प्रयोग होता है। तो दत्तम भोजनम, अब से आएगा पीछे, लेकिन अब एक सही उत्तर की तरफ चलो। वो पूछेगा बताओ दत्त भोजन का विग्रह क्या है? एक में लिखेगा दत्तम भोजनम यम से दत्तम भोजनम येन से दत्तम भोजनम यस्मई से दत्तम भोजनम यस्मात् से। तो अब समझ जाओ यहां हमको ये राइट करना है, यस्मई से, क्योंकि देने के योग में चतुर्थी आती है, इसलिए देने के योग वाली अगर कोई क्रियापद पूर्व में लिखा गया है, जैसे दत्त भोजन है, जैसे यह है उपहृत पशु है। अब देखा आपने, उपहृत पशु, उपहृत का मतलब उपहार में दिया गया, उपहार में दिया गया है पशु जिसको। तो अब यहां उपहृत और दत्त एक जैसी बातें हैं। अब इसमें देखो, अब इसको यहां पशु से हम राइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पशु शब्द पुल्लिंग है अपने आप में, तो यहां थोड़ा सा हम गलत उत्तर की तरफ भी पहुंच जाते हैं। तो यहां जब स्पष्ट स्थिति क्लियर नहीं हो रही तो यहां थोड़ा सा समाधान करें। यहां कत प्रत्यांत है तो ये इसको भी इसी तरह विग्रह। अब पशु शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के रूप में लिखा जाएगा, और इसको उपहृतय लिखेंगे। तो उपहृतय पशु, इसमें भी हमको क्या भरना है? यस्मई से। इस तरीके से
2 सीढ़ियां पार हो चुके आप। बहुब्री समास के 2 तरह के विग्रह को हम राइट कर रहे हैं और 2-2 शब्द हमने याद किए कि प्राप्त और आपन जब पूर्व पद रहेगा, प्रथम पद रहेगा, तब हमको यमसे के रूप में विग्रह करना है। और इसके साथ ही दत्त भोजन है, उपरत पशु, ऐसे देने के योग की जो क्रियाएं आई उनमें हमको यस्मई से करना है। अगर ये दत्त भोजना आ जाए तो यस्यै सा होगा, फिर स की जगह क्या हो जाएगा, सा कर देंगे अगर स्त्रीलिंग है तो। यहां प्राप्तोदक में प्राप्त, आपन, प्राप्त हो गया है जल जिसको, उसके साथ साथ जैसे आरूढ़ वानर, एक आरूढ़ शब्द और होता है, आरूढ़ के साथ भी हम द्वितीया का ही प्रयोग करते हैं। तो जैसे आरूढ़ वानर शब्द है तो यहां भी यही होगा, आरूढ़ है वानर है, यम से चढ़ गया है बंदर जिस पर ऐसा वह वृक्ष या कोई भी वस्तु, तो उसको आरूढ़ वानर कहेंगे। तो आरूढ़ वानर में भी यम आएगा, याद रखो। हालांकि अर्थ पर आ रहा है लेकिन आरूढ़ के साथ कर्म कारक होता है वो, इसलिए वहां भी हम यमसे का प्रयोग करते हैं। तो याद रखो, इस आरूढ़, प्राप्त, आपन, ये तो हो गए आपके यमसे के रूप में, अर्थ तीनों का एक जैसा। और दत्त और उपरत हो गए आपके यस्मई के रूप में। अब हम पंचमी वाला पढ़ रहे हैं, देखिए यस्मात्। यस्मात् में अलग होना पाया जाता है। जैसे एक लिखा ये उद्धृतोदना। अब देखो उद्धृतोदना में पूछा गया कौन सा समास, ये तो बिल्कुल ही सरल है। उद्धृतोदना को देख करके उत्तर भरोगे कौन सा समास। उद्धृत, दूसरा शब्द क्या है, ओदना। सब तो ओदन होता है, जब आपने उसको आ कर दिया, रस्व स्त्रीलिंग कर दिया, अब निश्चित रूप से समास चेंज हो गया, ये बहुब्री समास हो गया। लास्ट के शब्द को, अकारांत को अगर आपने आकारांत कर दिया है, स्त्रीलिंग बना दिया है, इसका मतलब वह सोचना ही नहीं आपको उत्तर भरना है कौन सा, बहुब्री। तो ये निश्चित बहुब्री हुआ। अब यहां देखो दूसरा पद क्या है, ओदन है, और इस जैसा ये लिख दो, उद्धृत है, ओदन है। अब ये आएगा यस्मात्। अब अगर ये उद्धृत ओदन के विसर्ग होता तो यस्मात् आता, लेकिन उद्धृत ओदना के पीछे आ है तो ये स्त्रीलिंग आएगा। और यस्य शब्द की, यत शब्द की पंचमी में स्त्रीलिंग में यस्या बनता है और उसके पश्चात सा आएगा। अगर पुल्लिंग है तो यस्मात् से आएगा, स्त्रीलिंग है तो यस्या सा आएगा, क्योंकि इसके पश्चात आ है। आकारांत स्त्रीलिंग को इस तरीके से राइट करना है। देखो ध्यान से, यही उदाहरण पूछा गया था उस परीक्षा में। उसमें यह पूछा गया था कि उद्धृत ओदना का सही विग्रह क्या है। एक में दे देगा वो उद्धृत ओदने यस्मात् से, एक में दे देगा उद्धृत ओदने यस्या सा। इसका उत्तर 100% राइट करेंगे। अब आप जब आकारांत स्त्रीलिंग हो या इकारांत स्त्रीलिंग हो तब आपको यस्या सा या सा के रूप में जो भी आएगा सा करेंगे। विसर्ग अकारांत के रूप में, पुल्लिंग के रूप में आएगा तब आपको स करना है। इसमें कभी गलती नहीं करें, अच्छी तरह से देखें, उदाहरण को अच्छी तरह से देखें, फिर अपना निर्णय करें। आपके पास कई सुविधाएं होती है, 4 ऑप्शन होते हैं, अच्छी तरह से उनको देखें कि वहाँ कौन सा उदाहरण राइट हो सकता है। गंभीरता से, धैर्य से पढ़ना पड़ता है और धैर्य से उत्तर देना पड़ता है, तब आपका क्वेश्चन राइट होता है समास वाला। कोई भी नया उदाहरण आए तब भी घबराने की जरूरत नहीं, इस तरीके से उदाहरणों को देखते हुए कि क्या है उसके पश्चात का शब्द। समास में बाद वाला शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बाद वाले से जब आपको सफलता नहीं मिले तब प्रथम पद को देखना होता है। प्रथम पद के रूप में तय प्रत्यांत, देखिए सभी में तय प्रत्यांत पहले आ रहे हैं, इसलिए ये इनके रूप में है। अब यहां जैसे एक लिखा ये निर्जन है। अब देखो निर्गता, जना, यस्मात् से। अब देखो क्योंकि पीछे ए और विसर्ग है इसलिए से आएगा और से के रूप में पंचमी आएगी। निर्गत के साथ भी पंचमी आएगी, उद्धृत के साथ भी पंचमी आएगी। उद्धृत ओदन है, निकाल लिया है चावल जिससे, निकल गए हैं लोग जिससे। ऐसे उदाहरणों में हमको पंचमी का प्रयोग करना है। निर्गता जना, निकल गए हैं लोग जिससे ऐसा हो, तब वहां
हमको यस्मात् से का प्रयोग करते हैं। जब जन के आधार पर जैसे धन आदि शब्द आते हैं तो वहां यस्य से भी किया जा सकता है, लेकिन अधिक राइट यस्मात् से पंचमी के रूप में हम करेंगे। निर्गता जना ऐसे में आता है तो वहां केवल उपसर्ग शेष रहता है, उत्तर पद का लोप करते हैं। प्रादिभ्यो धातुजस्य च उत्तर पद लोपे, यानी जो धातु से बने शब्द हैं वो उपसर्ग के पश्चात आने पर उनका लोप होता है, इसलिए वहां इस तरह का विग्रह करेंगे। इसी तरह से एक जैसे प्रपर्ण है, पूछा गया कौन सा समास, बिल्कुल राइट उत्तर पर्ण शब्द पर्णम शब्द के रूप में लिखा गया। ऐसे जितने भी शब्द आ रहे हैं, आप जब मेरी क्लास पढ़ रहे हैं तो अपना एक अभ्यास पुस्तिका रखें और उसमें जब जब भी ऐसे कोई मैं बोलता हूं कि ये नपुंसकलिंग शब्द है मैं का रूप में, तो आप एक अलग लिस्ट बना लें, उन शब्दों को एक बार अच्छी तरह से याद कर लें, आपका समास का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और उसके आधार पर देख लें कि ये सब फिर कौन से लिंग में प्रयोग किया गया है, तो वहाँ बहुब्री के रूप में। तो पर्ण शब्द पर्णम होता है, इसका मतलब अब ये बहुब्री समास, और इसका विग्रह करेंगे। प्रपतितानि पर्णानि, गिर गए हैं पत्ते जिसके या जिससे, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यस्मात् से भी आ सकता है और यस्य से भी आ सकता है, दोनों का प्रयोग करेंगे। प्रपतितानि, तो प्रपतितानि में उपसर्ग शेष रहता है, केवल बाकी का पीछे का पद का लोप हो जाता है, तो प्र शेष रहेगा, पर्ण शेष रहेगा। यस्मात् से भी आ सकता है, यस्य से, कारण कि गिर गए हैं पत्ते जिसके भी हो सकता है, गिर गए हैं पत्ते जिससे भी हो सकता है। जब जिसके करेंगे तो संबंधवाचक हो जाएगा, इसलिए यहां दोनों का विग्रह राइट है, दोनों के रूप में विग्रह किया जा सकता है। तो ये पढ़ रहे थे हम अभी यस्मात्, लेकिन फिर भी अगर हम यस्मात् कर देते हैं तो वो गलत नहीं होगा, इसलिए उद्धृतोदना, निर्जन, प्रपर्ण, ऐसे जो उदाहरण होंगे, निर वाले जो उदाहरण होंगे, जैसे निर्धन लिखा तो निर्गतम धनम यस्मात् से अथवा निर्गतम धनम यस्य से, निकल गया धन जिसका, अर्थात निकल गया है धन जिससे, दोनों ही राइट है उसमें, लेकिन अधिकांश जो ज़्यादा राइट है वो पंचमी है, अलग होने अर्थ में। इसलिए उद्धृतोदना, निर्जन, निर से बनने वाले बहुब्री समास, प्रपर्ण आदि सब में हम यस्मात् स भरेंगे। स्त्रीलिंग आ जाता है तो यस्या सा भरेंगे। अब रहा एक और ये यस्मिन। यस्मिन के बहुत कम उदाहरण पाए जाते हैं। यस्मिन के रूप में जैसे इस तरह के उदाहरण होते हैं, जैसे एक उदाहरण है वीर पुरुषकः। अब वीर पुरुष से करते हैं तो अर्थ करोगे आप, वीर पुरुष का क्या अर्थ होगा, वीर पुरुष, कैसा पुरुष, वीर पुरुष, तब तो वो कर्मधारी हो गया। तो यहां उसमें थोड़ा सा उसकी स्पष्टता लाने के लिए यहाँ एक कप प्रत्यय, कै प्रत्यय लिखा जाता है, और ये कै प्रत्यय पहचान है बहुब्री समास की। कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसके आधार पर डायरेक्ट उत्तर भरेंगे हम। तो दोनों पदों के पश्चात अगर कै जोड़ा गया, अलग से कै प्रत्यय जोड़ा गया, तब वो समास बहुब्री। इसको भी आप उसमें याद रखें कि तो अब विग्रह हो जाएगा वीरा पुरुषः यस्मिन, वीरा पुरुषः यस्मिन से, वीर पुरुष, वीर पुरुष है जिसमें, इस तरीके से। मधुर जल है जिसमें, इस तरह के जो विग्रह करेंगे तो वहां आपको यस्मिन से का प्रयोग करेंगे। जैसे मधुर जल कूप है, मधुरम जलम यस्मिन से, तो वहां उसके रूप में उसका प्रयोग करेंगे। संबंध अर्थ करेंगे तो यस्य से भी हो जाएगा, लेकिन अब इस कै के रूप में हमको यस्मिन से का प्रयोग करना है। चार आपके पूरे हुए, यम, यस्मई, यस्मात्, यस्मिन। इनमें तो आपको ये शॉर्ट तरीके से आपको ये शब्द याद रखने हैं और इनके साथ ये भर देना है, बहुत सरल है। अब बचे दो, येन और यस। अब जो दो बच गए उनका सीधा तरीका है, जैसे यस्य से का की बात आती है, यस्य से के बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कल मैंने एक उदाहरण पढ़ाया था आपको, जैसे कि जैसे ये नाम किसी का लंबकर्ण है, लंबोदर है, त्रिनेत्र है, चित्रगु आदि जो उदाहरण है
उनमें देखिए लंबकरण में कहा गया कि बताओ समास कौन सा, क्या तरीका अपनाएंगे हम। लंबा कान, ये कर्मधारय का जो विग्रह है ये राइट नहीं है। कारण, क्योंकि कर्ण के रूप में द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए, तब तो कुछ हद तक राइट है कर्मधारय। लेकिन लंबकर्ण जब प्रथमांत एक वचन के रूप में हो गया, तब समझ जाओ इसका ये बहुब्री समास हो गया। और विग्रह है लंबे हैं कान जिसके, लंबऊ कर्णऊ। अब बताओ आपने इतना सब कुछ पढ़ा था, अब क्या भरेंगे इसमें। यम से, यन से, यस्मिन से, तो बिल्कुल सीधा उत्तर हो गया कि ये जितने भी जो बचे हुए हैं उनके साथ, सबके साथ ये तय प्रत्यांत ज्यादातर ऑप्शन के साथ ही आ रहा है, और जिसमें तय प्रत्यांत नहीं है वो ऑप्शन अधिकतर इसमें आएगा, यस्य से के रूप में होगा। इसलिए यहां देखो तय प्रत्यांत नहीं है। चित्रगु में नहीं है तो चित्रगाओ यस्य से हो जाएगा, ठीक है। लंबोदर में नहीं है तो वहां पर भी यही हो जाएगा। इस तरह के जितने भी उदाहरण आएंगे, जैसे पीतांबर है तो पीतम अंबरम यस्य से। अब यह पीतम भी पीले के लिए है, तय प्रत्यांत के रूप में नहीं है, एक रंगवाचक विशेषण के रूप में है, तय प्रत्यांत क्रिया के रूप में नहीं है, इसलिए यहां भी यस्य से भरेंगे। तो यस्य से का मतलब समझ गए आप, यस्य से जब तय प्रत्यांत नहीं है, और जहां हिंदी अर्थ कर रहे हैं, जहां जिसका अर्थ आ रहा है उसमें आपको यस्य से भरना है, और अगर वो स्त्रीलिंग है तो आपको यस्या सा भरना है। जैसे देखिए एक है, जैसे किसी का नाम सुलोचना है, देखिए अब पूछा गया सुलोचना में समास कौन सा है। बहुत सरल है, आराम से उत्तर दोगे। लोचन शब्द होता है, उसको स्त्रीलिंग बना दिया, इसका मतलब बहुब्री समास है। अब अर्थ कर दो, लोचन यानी नेत्र होते हैं, और सु का अर्थ होता है अच्छे सुंदर, सुंदर नेत्र हैं जिसके, ठीक है। तो सुंदर नेत्र हैं जिसके आ रहा है, यहां तय प्रत्यांत नहीं है, क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा यस्य से आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग आ है इसलिए यस्या सा आएगा। आ है तो यस्या सा, ए है तो यस्य से। इसलिए देखो शोभने, लोचने, यस्या सा, सुंदर लोचन हैं जिसके। अब ये जरूर देख लें आप, जो दो है द्विवचन के प्रसिद्ध है तो वहां द्विवचन में लिखा जाएगा, और उसका विशेषण भी द्विवचन में ही होगा। इस तरीके से हम यहां सुलोचना, सुनयना, इस तरह के शब्दों का विग्रह करेंगे। और समास आपको बहुब्री बताना है। और समास में भी एक विशेष बात और नजर आ रही होगी कि ये आपका, अब हम जो इस उदाहरण से पढ़ने जा रहे हैं वो उस एक पूरी विषय वस्तु को समाप्त कर रहे हैं हम, और वो विषय वस्तु है आपकी उपसर्ग वाले समास। जैसे दो चैप्टर आपके पूर्ण हो चुके बिल्कुल, एक तो सह और स वाला समास, उसके दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक उपसर्ग वाले समास, उसके तीन ऑप्शन हो सकते हैं। अव्ययी भाव हो सकता है, प्रादि तत्पुरुष हो सकता है, बहुब्री हो सकता है। बहुब्री के रूप में ये पहचान, और उसके आधार पर इस तरीके से विग्रह करना है आपको यस्या सा के रूप में। तो सुलोचना, सुनयना, इस तरह के सु के उपसर्ग के रूप में जो प्रयोग किए गए आपके द्वारा, उनको हमको इस तरीके से करना है। जैसे दुर्बुद्धि है तो दुष्टा च सौ बुद्धि होगी, लेकिन दुर्बुद्धि अगर किसी का नाम है, किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है, तो दुष्टा बुद्धि यस्य से, इस तरह का भी विग्रह हो सकता है। वहां बहुब्री समास तक भी उसको बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कभी कभी ये पूछता है कि बताओ इस शब्द में कौन सा समास है, और उसमें बोनस अंक दे दिए जाते हैं। जैसे पूछा गया था ना अभी, इससे पहले वाली परीक्षा में पूछा गया कि अपुत्रे में कौन सा समास है। अब अपुत्रे में देखो बहुब्री भी है, और अपुत्रे में आपका नए तत्पुरुष भी है, लेकिन फिर भी उसको जो बोनस के रूप में माना गया था वो एक अर्थ के दृष्टिकोण से माना गया था, नहीं तो वो जो उदाहरण है वो बहुब्री के रूप में दिया गया है। अधिक सही तो बहुब्री के रूप में था, लेकिन जब इस तरह के भी ऑप्शन आ जाए कि दोनों राइट, तब तो दोनों ही राइट है, क्योंकि वो तत्पुरुष में भी वही बनता है, न पुत्र है पुत्र बनेगा, और अविद्यमान है पुत्र यस्य से अपुत्र बनेगा। तो ऐसी स्थिति में वहां दोनों हो सकते हैं। तो जब दोनों का ऑप्शन आता है तब दोनों को राइट करना है। तो ये सुलोचना, इसके बाद देखो अब एक बच रहा है हमारा लास्ट, ये। अब
जिनको हमने पढ़ लिया एक तय प्रत्यय के रूप में, और जो बिना तय प्रत्यय के थे वो इसमें आ गए। अब जो बाकी के तय प्रत्यय वाले हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अब बाकी के तय प्रत्यय वाले भी बहुत सारे हो गए, तब वो सब के सब इसके अंतर्गत समाहित हो जाएंगे। ऐसे आपको ये विग्रह का चैप्टर पढ़ना है कि कब क्या होगा, कौन सा विग्रह हम कब करेंगे। तो 2-3 बार आप इसको अभ्यास करोगे तो ये समझ में आएगा। इनको देख करके हम आराम से यम से भर सकते हैं, इनको देख करके हम आराम से यस्मई से भर सकते हैं, इनको देख करके आप यस्मात् से भर सकते हैं, और यहाँ आपको यस्मिन से भरना है। बाकी सभी के साथ यस्य से यस्यासा भरना है। और येन से कहाँ भरेंगे, देखिए जैसे देखो ये लिखा है एक उदाहरण मैंने, कृत कृत कटह। देखिए पूछा गया बताओ कौन सा समास, क्या स्पष्ट हो रहा है, कृतकटे में कौन सा समास हो सकता है। तो कृतकटे के रूप में देखो बहुब्री नजर आ रहा है। क्या पहचान है, ये तय प्रत्यांत शब्द पहले आ रहा है, कट शब्द के पश्चात विसर्ग आ रहा है। इसका अर्थ है बना ली है चटाई जिसने, अर्थात चटाई बनाने वाला व्यक्ति, उसके रूप में। तो अब विग्रह करना है हमको। तो विग्रह देखिए कैसे करेंगे, कृत है कटह, इस शब्द पर निर्भर करते हैं। पुल्लिंग शब्द है तो यहां भी करते आएगा, कृतः कटह। अब आएगा येन से, जिसको हमने छोड़ रखा था, क्योंकि अब कृत इनमें नहीं आया किसी में भी। तो ऐसे अगर कोई भी कर्ता के रूप में अथवा करण के रूप में जब दिखाई देगा, और पहले जब हम प्रत्यांत शब्द लिखेंगे तब वहां हमको येन से का विग्रह करना है। इसी तरह जैसे देखिए एक उदाहरण लिखा मैंने, ये जितेंद्रिय। देखिए तो जितेंद्रिय में समास पूछा गया, कौन सा समास। तो 2 सरल तरीके हैं, दोनों में से किसी से भी आप इस तक पहुंच सकते हैं। जितेंद्रिय में पहला पद जब समास के लिए पूछा जाता है तो हमको ये देखना होता है कि प्रथम पद क्या है, तो जित है, और दूसरा पद इसमें इंद्रिय है। तो दोनों से हम दोनों ही तरीकों से इसमें बहुब्री समास भरने जाएंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन तो ये राइट इस तरीके से होगा कि पहले पद में तय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, और तय प्रत्यांत शब्द जब प्रथम में आएगा, प्रथम पद के रूप में आएगा, तब उसमें बहुत अधिक संभावनाएं बहुब्री समास की होने की होती है। यहां अगर कहीं सस्पेंस नजर आता है तो इधर भी देख लें आप, इंद्रियम शब्द नपुंसकलिंग शब्द के रूप में होता है, उसके पश्चात में आता है। तो अब ये 100% राइट हो गया कि ये बहुब्री समास है, क्योंकि यहाँ नपुंसकलिंग को भी आपने पुल्लिंग कर दिया है। तो अब हमको विग्रह करना है। देखिए अब विग्रह के रूप में इससे करते हैं विग्रह, पहले इस दूसरे पद को लिखा जाता है। तो इसका अर्थ जीत ली है इंद्रियां जिसने, तो इंद्रियां बहुवचन के रूप में हो गया और नपुंसकलिंग में है, तो फलम फले फलानी, इसी तरह इंद्रियाणी। जब इसमें बहुवचन आ रहा है तो यहां भी बहुवचन आएगा, तो जितानी इंद्रियाणी, आगे होगा येन से, जितानी इंद्रियाणी येन, जीत ली है इंद्रियां जिसने। जहां जिसने आए या जिसके द्वारा आए तब समझ जाओ उसके विग्रह में आपको येन का प्रयोग करना है। वैसे भी पकड़ने में आ रहा है कि यहाँ स्टार्ट में इस तरह के क्रियापद नहीं होने चाहिए, जो उनको एक विशेष क्रियापद के रूप में दूसरे विभक्तियों के साथ पढ़ा गया, तो वहाँ हम उसको ये येन से वाला बहुब्री समास का विग्रह हम कर सकते हैं। इस तरीके से ये बहुब्री समास में विग्रह करने का तरीका है। बाकी जितने भी बहुब्री समास के और बिना तय प्रत्यांत के उदाहरण होंगे उनमें हमको यस्य से या यस्यासा का ही प्रयोग करना है। जैसे मान लो यहां एक लिखा एक उदाहरण यह है, जैसे ऊढ़ रथै। अब देखो ऊढ़ रथै में समास पूछा गया, कौन सा समास, तो ऊढ़ में कत प्रत्यय है। जब हमने तय प्रत्यय पढ़े थे तब मैंने कहा था कि तय प्रत्यांत शब्द के पश्चात ढह भी आ सकता है, धह भी आ सकता है, टय भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ ढह आ रहा है तो इसका तय प्रत्यय है, इसलिए विग्रह करेंगे ऊढ़ है रथ है, ले जाया गया रथ जिसके द्वारा, तो येन से आएगा। बाकी सभी जो क्रियापद है इनमें मिल नहीं रहे हैं, इसलिए इनमें सब में हमको येन से का प्रयोग करना है। पुल्लिंग है तो येन से करें, स्त्रीलिंग है तो ययासा करें, उसके रूप में आपको ऐसा उत्तर भरना है। जब
इस तरह इससे अलग कोई उदाहरण आते हैं। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण ये लिखा मैंने, चंद्र मुख है। अब यह कहा गया कि चंद्रमुखे में समास कौन सा है। अब यहां प्रथम जो पद है वो मदद नहीं कर रहा है। यहां तो प्रथम पद मदद कर रहे थे क्योंकि ये सब तय प्रत्यांत के रूप में पद आ रहे थे, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। तो वहां दूसरी जो विषय वस्तु है, उत्तर पद है, वो पूरी मदद कर रहा है। और वो उस रूप में, जब हमने ये पढ़ लिया है कि मुख शब्द नपुंसकलिंग होता है, मुखम के रूप में होता है, तो ये इस रूप में जब रहेगा तब वो तत्पुरुष की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ बहुब्री आपने विसर्ग कर रखा है, इसका मतलब ये बहुब्री समास है। और अगर इसको मैं चंद्रमुखी भी कर देता हूं तो भी ये बहुब्री समास है। तो चंद्र इव मुखम, मुखी है तो यस्यासा कर देंगे और मुख है तो यस्य से कर देंगे। इस तरीके से हम बहुब्री समास के विग्रह करते हैं। तो अब इसमें देखा कि आपने कि ये सब कोई नहीं आ सकता, तब तो यस्य से ही आएगा, क्योंकि यहाँ तय प्रत्यांत शब्द नहीं है, इसका मतलब और कोई शब्द है तब ऐसा करेंगे। इसके विग्रह में मैंने इव शब्द और लिखा, और इव शब्द लिखने का कारण है ये उपमान उपमेय बहुब्री समास है। और अच्छी तरह से अध्ययन करने के लिए जब आप किसी और विशेष परीक्षा के समास हल करते हैं तब आपको ये काम आएगा कि चंद्रमुख है, चंद्रमुखी में उनके बीच में इव जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कारण क्योंकि वहाँ ये जो शब्द है, पहला शब्द है ये उपमान है, और उपमान के पश्चात हम इव करते हैं। एक है जैसे पाषाण हृदय, पूछा गया पाषाण हृदय में कौन सा समास है, तो इसको भी हम इस दूसरे पद के आधार पर उत्तर भर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद का शब्द हृदयम होता है, नपुंसकलिंग शब्द है, और ऐसी स्थिति में ये बहुब्री समास है। तो पाषाण इव हृदय अथवा पाषाणवत हृदयम यस्य से, पत्थर जैसा हृदय है जिसका, वो कहलाएगा पाषाण हृदय। इव भी कर सकते हैं, वत भी कर सकते हैं। तो पाषाण वत दोनों एक जैसे अर्थ में। ये उदाहरण कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया, और जब समास की कोई सलाह का परीक्षाएं होती है, जो साक्षात्कार होते हैं, उनमें इस उदाहरण को कई बार पूछा गया। तो वहाँ विग्रह करें पाषाण वत हृदयम यस्य से, इस तरह का हम विग्रह करेंगे। तो यहाँ ऐसे उदाहरणों को हम आराम से बता सकेंगे कि ये बहुब्री समास। तो विग्रह आना चाहिए एक, तो विग्रह के साथ साथ ये भी निश्चित हो कि यस्य से कब आएगा। तो अब सारे उदाहरणों में देखो, कहीं कोई पहला जो शब्द था वो बिना तय प्रत्यांत का था, उनमें सब में हमको यस्य से करना है। देखा आपने कि लास्ट के शब्द से पहचान कर रहे हैं, नपुंसकलिंग शब्द के रूप में हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे मान लो एक शब्द ये आपका, जहाँ पर इसके रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे जल जाक्षी लिखा आपने, जैसे कमल नयने लिखा आपने। इन समासों को देखते ही, इन समस्त पदों को देखते ही हम उत्तर भर सकते हैं। कमल नयन को देखते ही राइट करेंगे कि ये बहुब्री समास है, क्योंकि नयनम शब्द होता है। तो कमल जैसे नेत्र हैं जिसके, तो यहां भी इव आएगा, कमले इव नयने यस्य से, क्योंकि वो द्विवचन के रूप में है। जो दो हैं उनको हम द्विवचन में भरें, कमले इव नयने यस्य से कमल नयन। जलजे इव अक्षिणी, अब यस्या सा स्त्रीलिंग है, देखिए इसका अर्थ भी यही है, जलजे इव अक्षिणी यस्या सा करना होगा क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। कमल जैसे नेत्र हैं जिसके, तो अक्षी है, जलजाक्षी है, मीनाक्षी है, इन सब में हम बहुब्री समास भरेंगे, क्योंकि वहाँ का अंतिम जो पद है, अंतिम पद में अगर विकृति आ गई है, इसका मतलब वहाँ आपको बहुब्री समास उत्तर भरना है। उपसर्ग वालों के रूप में हम पढ़ रहे थे कि जहाँ निर आएगा वहाँ अधिकांशतः बहुब्री भरा जाएगा, प्रादि तत्पुरुष कम भरा जाएगा। सु के रूप में अगर बाद वाला पद में इस तरह से चेंज आ जाता है तब आपको ऐसा भरना है। एक ए वाला पढ़ रहे थे हम कल कि जहाँ पर भी जैसे अविद्य आ गया, तब अविद्य में आप नए तत्पुरुष नहीं भर सकते,
इसमें आपको बहुब्री ही उत्तर भरना है। लेकिन जैसे अपुत्र आ गया तो इसमें दोनों हो सकते हैं, इसमें नए तत्पुरुष भी हो सकता है और इसमें बहुब्री भी हो सकता है। कारण क्योंकि यहाँ पीछे वाला जो शब्द है पुत्र है और पुत्र शब्द ही होता है, तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नए तत्पुरुष तो है ही। लेकिन इस उदाहरण को बहुब्री में भी मान रखा है, बहुब्री में भी इसका विग्रह कर सकते हैं। लेकिन ये प्योर बहुब्री है, इसमें नए तत्पुरुष नहीं हो सकता। उसका कारण है कि लास्ट वाला शब्द विद्या है और उसको विद्या पुल्लिंग के रूप में लिखा, तो पहले ए भी आ सकता है, तो ए आना ही नए तत्पुरुष की पहचान नहीं है, वो बहुब्री भी हो सकता है। इस तरीके से जब भी आप, चाहे वो ए वाला उदाहरण हो, चाहे उपसर्ग वाला उदाहरण हो, चाहे संख्या वाला हो, चाहे उपमान उपमेय का हो, उसका जो आपका उत्तर पद है, अगर उस शब्द को आपने चेंज कर दिया है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर दिया है, तब वो ए होते हुए भी नए तत्पुरुष नहीं है, वो क्या है? बहुब्री है। वो उपसर्ग होते हुए भी प्रादि तत्पुरुष नहीं है, फिर वो क्या है? बहुब्री है। इस तरीके से आज हम इन सभी बहुब्री समास के विग्रह की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, और इस विग्रह की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। वो इस तरह से भी दे सकता है, दत्तम भोजनम रिक्त स्थान श, क्या भरेंगे? तो आपको यशमय भरना है। इनको याद रखें, इसके आधार पर निश्चित रूप से हम बहुब्री समास का विग्रह आसानी से कर सकेंगे। अब आप इस तरह के जितने भी कोई पुस्तकों के उदाहरण मिलते हैं उनको आप विग्रह करें। जब उनमें तय प्रत्यांत नहीं है तब उसको यस्य स लिखें, अगर आ रहा है तो उसको यस्या सा लिखें। बाद वाला शब्द अगर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग या नपुंसकलिंग इस तरह से चेंज हो जाता है, तब आप उत्तर बहुब्री भरें। अब इसके पश्चात कल की जो हमारी क्लास होगी लास्ट बहुब्री समास की, उसमें कुछ इसमें संख्या वाले शब्द वंचित हैं कि संख्या वाले भी बहुब्री होते हैं, और उसके अलावा कुछ उपसर्ग वाले जो निश्चित है जहाँ पर कि इनमें बहुब्री समास ही होगा। संख्या, उपसर्ग आदि से संबंधित जो बहुब्री समास के कुछ उदाहरण शेष रह गए हैं, उसमें हम कल लास्ट इसकी क्लास लेंगे बहुब्री समास की, और कल इसको पढ़ेंगे।